नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक खेला जाएगा। सरकारी सूत्रों की जानकारी के अनुसार इस द्विवार्षिक प्रतियोगिता का 7वां सत्र भारत में होने जा रहा है, जो देश में आयोजित की जाने वाली पहली फीफा महिला प्रतियोगिता होगी। कहा गया है कि AIFF को खेल के मैदान के रखरखाव, स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता, ऊर्जा और केबल बिछाने तथा मैदान व प्रशिक्षण स्थल की ब्रांडिंग के लिए 10 करोड़ रुपए की सहायता का वित्तीय परिव्यय राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता योजना के लिए बजटीय आवंटन से वहन किया जाएगा। सरकारी बयान में कहा गया है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप एक प्रतिष्ठित आयोजन है और ये भारत में पहली बार आयोजित की जाएगी। यह अधिक संख्या में युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा और भारत में फुटबॉल के खेल को विकसित करने में मदद करेगा। सरकार का मानना है कि ये आयोजन न सिर्फ भारतीय लड़कियों के बीच एक पसंदीदा खेल के रूप में फुटबॉल को बढ़ावा देगा, बल्कि इस कारण से देश में लड़कियों व महिलाओं द्वारा फुटबॉल और आमतौर पर खेलों को अपनाना आसान बनाएगा। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने की तैयारी में है और इसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। सरकार की इस पूरी कवायद का मकसद राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। 2030 तक राज्य के परिवहन को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण हो सके और राज्य की आबोहवा साफ सुथरी हो सके। नई EV पॉलिसी के तहत वातावरण को इको फ्रेंडली बनाने के लिए सरकार 2 पहिया से लेकर 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 15% छूट देगी। इतना ही नहीं, EV पॉलिसी के लागू होने के पहले 3 साल तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स से 100% छूट मिलेगी। इसके बाद चौथे और 5वें साल में ये छूट 50% की जाएगी। EV पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, EV सप्लाई इक्विपमेंट्स, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑनबोर्ड चार्जर्स, व्हीकल कंट्रोल यूनिट और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आदि को कवर किया जाएगा। नई EV पॉलिसी के तहत सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक सारे सरकारी वाहन बदलकर इलेक्ट्रिक कर दिए जाएं और उनको चलाने के लिए ग्रीन सड़कों की पहचान की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए गो इलेक्ट्रिक कैंपेन की शुरुआत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में इंदिरा नगर मारवाड़ी बस्ती, जहां पर रहने वाले लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। इन लोगों के पास न रहने के लिए ठीक से मकान है, न खाने के लिए 2 वक्त की रोटी। इन्हीं हालातों के कारण शिक्षा के मंदिरों ने भी अपने दरवाजे इन बच्चों के लिए बंद कर दिए हैं। लेकिन इनकी जिंदगी में रोशनी तब आई जब नरेश पारस उम्मीद की किरण बनकर इन बच्चों की जिंदगी में आए। वो पिछले 15 सालों से इन्हीं बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये बच्चे पढ़ना तो चाहते थे, लेकिन इनके पास पढ़ाई के लिए कोई माध्यम नहीं था। ये इसी तरह अंधेरों में अपनी जिंदगी का गुजारा किया करते थे। नरेश पारस न केवल इन बच्चों की जिंदगी में एक नई उम्मीद लेकर आ रहे हैं, बल्कि इन्हें एक अच्छा भविष्य देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल नरेश पारस आगरा में ही एक प्राइवेट नौकरी करते हैं और साथ ही साथ बच्चों के भविष्य को संवारने का काम भी कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये वो बच्चे हैं जिनके परिवार गरीबी रेखा से भी नीचे की श्रेणी में आते हैं। खास बात यह भी है कि नरेश द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने और अपने परिवार के भविष्य को एक अच्छी जिंदगी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि नरेश भीख मांगने वाले बच्चों का सर्वे करते हैं और फिर यही रिपोर्ट शासन प्रशासन को देकर बच्चों को रेस्क्यू कर उन्हें शिक्षा से जोड़ने का काम करते हैं।
इसी तरह से वो आगरा की 15 अलग अलग बस्तियों में जाकर बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करते हैं। नरेश बताते हैं कि उन्होंने कई बार आरटीआई माध्यम से लापता बच्चों की जानकारी हासिल कर लापता बच्चों को उनके परिवार से मिलाने का काम किया है। उन्होंने तमाम ऐसे खोए हुए बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया है। ऐसे बच्चे जो कि अनाथालय में 10 साल से बंद थे, उनके परिवारों को खोजकर उन्हें सुपुर्द कराया। खनन समूह वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर उत्पादन संयंत्र बनाने वाले हैं। इसके लिए कंपनी 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल कार, मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। इस तरह से भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट बन जाने से आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में ये एक बहुमूल्य कदम साबित होगा। गुजरात सरकार की ओर से MOU पर हस्ताक्षर करने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के राज्य सचिव विजय नेहरा ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट निवेश है। नेहरा ने कहा कि दुनिया में इस्तेमाल होने वाले सभी चिप का 8% ताइवान में बनता है। इसके बाद चीन और जापान का नंबर आता है। ये भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अन्य देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी। अहमदाबाद में 1000 एकड़ जमीन पर इसके प्लांट लगाए जाएंगे। गुजरात सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर करने के बाद वेदांता के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने PTI से कहा कि संयंत्र 2 साल में उत्पादन शुरू कर देगा। फॉक्सकॉन टेक्निकल पार्टनर के रूप में काम कर रही है, जबकि ऑयल टू मेटल कॉन्ग्लोमेरेट वेदांत उसका फाइनेंशियल पार्ट देख रहा है। कंपनियों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि वेदांता और फॉक्सकॉन जमीन, सेमीकंडक्टर ग्रेड वाटर और बिजली सहित आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ उच्च तकनीक वाले क्लस्टर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। कंपनियों ने ये भी कहा है कि परियोजना गुजरात में 1 लाख से अधिक नौकरियों को लेकर आएगी। यूरोप में ट्रैवल का फ्यूचर बदलने जा रहा है। फ्रांस में न्यू एडवांस हाई स्पीड ट्रेन के उस वर्जन का काम चल रहा है जो पूरे यूरोप में फिलहाल कहीं नहीं है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस हाई स्पीड रेल यात्रा के जरिए न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप के रेल सिस्टम में व्यापक बदलाव दिखेगा। दरअसल हाल ही में फ्रांस की रेलवे कंपनी SNCF और ट्रेन निर्माता एस्टॉम ने पहले कंप्लीट TGV-M ट्रेन का अनावरण किया है, जो अगले पीढ़ी की हाई स्पीड डबल डेकर ट्रेन मानी जाएगी। इस हाई स्पीड ट्रेन का इंजन किसी एरोडायनामिक नोज के जैसा है। फ्रांस के सुदूरवर्ती इलाकों में इसके साथ वर्ल्ड क्लास ट्रैवल कराने का दावा किया गया है। उसके बारे में ये दावा भी किया गया है कि ये ट्रेन न सिर्फ लोगों का समय बचाएगी, बल्कि डबल डेकर होने के कारण भीड़ से होने वाली परेशानी को भी बचाएगी। इसे बनाने वाली कंपनी एस्टॉम ने अपनी इस नई ट्रेन को फ्यूचर की TGV ट्रेन करार कर दिया है। यहाँ TGV का मतलब ट्रेन ग्रैंड विटे से है, जिसका मतलब होता है हाई स्पीड ट्रेन। इसके नए और शानदार डिजाइन का प्रीमियर यानी परिचालन पेरिस रेलवे के नेटवर्क में साल 2024 में शुरू हो जाएगा। वहीं अगले 10 साल में ये सुविधाजनक ट्रेन पूरे फ्रांस में फर्राटे से दौड़ेगी। TGV की गिनती दुनिया की सबसे पॉपुलर हाई स्पीड ट्रेन ब्रांड्स में होती है। ये कंपनी 1980 के दशक की शुरुआत से ही यूरोप के रेल यात्रियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। साल 2018 में फ्रांस के सरकारी स्वामित्व वाली रेलवे कंपनी SNCF ने TGV को 2.7 बिलियन यूरो की लागत वाली ऐसी 100 TGV-M ट्रेनों को बनाने का आदेश दिया था। 4 साल बाद अगस्त 2022 में इस कंसाइनमेंट में 15 और ट्रेनें तैयार करने का आदेश दिया गया था। कहा जा रहा है कि इस ट्रेन के कोच बड़े और बेहतर होंगे, जो मुसाफिरों के कंफर्ट लेवल किसी प्लेन में सफर करने जैसा एहसास कराएंगे। एक आम सी कहावत है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो इंजीनियर नहीं कर सकता, और बहुत हद तक इस बात को आज कई इंजीनियर्स ने साबित भी किया है। आज बहुत से इंजीनियर्स अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे हैं, खासकर कि खेती में। आइए आपको एक ऐसे ही इंजीनियर के बारे में बताते हैं।
आज बहुत से युवा इंजीनियरिंग की अच्छी पढ़ाई करने के बाद ये अपनी हाई-फाई नौकरी छोड़कर जैविक खेती कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो खेती से भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। दिल्ली में पल्ला गांव के रहने वाले 28 वर्षीय अभिषेक थामा ने 2014 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। हालांकि पढ़ाई के बाद नौकरी करने के बजाय उन्होंने खेती के अपने पारिवारिक व्यवसाय को संभालने का फैसला किया, क्योंकि वो फिटनेस के प्रति हमेशा से सजग थे और केमिकल फार्मिंग के सेहत पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने के बाद उन्होंने जैविक खेती करने का फैसला किया। आज वो सब्जियों और कुछ कमर्शियल क्रॉप जैसे स्टीविया आदि की मल्टी क्रॉपिंग करके हर महीने लाखों कमाते हैं। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।